कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, शुरू से जासूसी इनके खून में रही है। जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था उस समय ये अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। अब जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने क्या किया, विपक्ष का कौन सा नेता क्या कर रहा है तो उसके लिए जासूसी करना शुरू कर दिया। जो ये सॉफ्टवेयर है, पेगासस सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली रिसर्च और एनालिसिस, जो देश की सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए खरीदा जाता था, और इजराइल ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। और इस सॉफ्टवेयर का मेन काम ये था कि विदेश से कोई हमारे देश पे हमला ना करे, तो उस इंटेलिजेंस में हमारी मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर लाया गया। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इसका दुरुपयोग किया। जर्नलिस्ट, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, इनकी जासूसी में इसको काम लाए, और जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे उनकी जासूसी के लिए इसको किया। और बहुत हद तक ये देखने में आ रहा है कि जो कर्नाटक की सरकार गिरी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज किया गया। और ये देश के जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे की बर्बादी है। तो इसमें पूछने वाला सवाल ये बनता है कि सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। सरकार के लिए प्राथमिकता देश चलाने की है या अपनी सत्ता बचाने की है। अब मीडिया के लोग देख लीजिए, कल दैनिक भास्कर की बात की जाए या फिर भारत समाचार की बात की जाए, जो सरकार के खिलाफ सच दिखाने का काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ आईटी के छापे लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता को भी चैलेंज कर रहे हैं। और इस समय जो देश का माहौल है वो माहौल ऐसा है कि जो विरोध में बात करेगा, जो सरकार की खामियों में बात करेगा, जो सरकार की खामियों को बताएगा, तो वो तैयार रहे या तो जेल जाने के लिए, या उसके पास आईटी ईडी के छापे पड़ेंगे, या उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो इस समय देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और देश गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं ये देश को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए देश की जनता प्राथमिकता पे नहीं है। इनके लिए प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ सत्ता, और ये इस सत्ता को किसी भी कीमत पे रखना चाह रहे हैं, चाहे इन्हें लाशों पे शासन करना पड़े, चाहे इन्हें देश का पैसा जो है वो उसको डुबाना पड़े। अब आप देख लीजिए, जो राफेल की जांच हो रही है वो जांच कहाँ हो रही है, फ्रांस की कंपनी जांच करवा रही है, लेकिन हमारे यहाँ इस पे जांच हुई नहीं हुई, फाइल गायब करवा दी गई, फाइल जलवा दी गई। जिस जज के पास ये फाइल पहुंची थी उस जज को ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में फैसला करवाया गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय सरकार अपने हक में इनको करने का काम कर रही है, चाहे उसके लिए इनको लोकतंत्र को ही क्यों ना ताक पे रखना पड़ जाए। जो फोन टैपिंग के जो मामले हैं ये तो पहली सरकारों में भी होते रहे हैं। नहीं, पहले सरकारों में फोन टैपिंग के मामले होते थे, लेकिन वो एक हद तक होते थे। वो सिर्फ इसलिए होते थे कि कोई भी फोन पे दुरुपयोग ना कर पाए। फोन का जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए भी ठीक है और देश के लिए भी ठीक है, और अगर आप टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी दोनों के लिए खतरनाक है। जो बेसिकली जो ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं या टेपिंग के जो मामले हैं, ये देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में हुआ करते थे। सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे जो फोन टैप करने में क्या गलती है, क्या नहीं। तो सुरक्षा एजेंसियां फोन टैप करें तो किसके फोन टैप हो, पहले ये चीज भी निर्धारित करें ना सरकार की, हमें किसके फोन टैप करने हैं, हमें क्या पत्रकार और विपक्ष। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकार और विपक्ष से देश को खतरा है या पड़ोसी देश से देश को खतरा है या आतंकवादी संगठनों से देश को खतरा है। उनके फोन टेप नहीं किए जा रहे हैं। इस समय क्या है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सरकार की नज़र में वही आतंकवादी है और वही देशद्रोही है। सरकार गलत दिशा में जा रही है और जनता को भी गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। आप 6 महीने 8 महीने पहले देख लो, किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे किसानों को बाहर से फंडिंग हो रही है, किसानों को आतंकवादी संगठनों से फंडिंग हो रही है। क्या सर किसानों को भी लगता है कि फोन टैप किए जा रहे हैं? किसानों के भी फोन टैप हुए। जिस तरीके से जो 26 जनवरी की घटना हुई है, अगर इसकी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा जांच करवाई जाए तो उसमें भी ये देखने में आएगा। अब तक ये बताइए दीप सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इनका प्लांट किया हुआ आदमी था। हर मूवमेंट पे इन्होंने नज़र रख रखी है, हर जगह इन्होंने अपने ईडी, सीबीआई, एलआईयू के आदमी फिट कर रखे हैं। तो अब इस समय देश की जो आज़ादी है, आज़ादी खतरे में है और एक आम आदमी के जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार भी खतरे में है। सर 2019 में ये जो फोन
फोन टेप किए गए थे, लेकिन 2019 में ही जो वो मामला हुआ था पुलवामा वाला, जी। आखिर जो कौन लेकर आया था RDX वहाँ पर? अब आप उनको मुझे उनकी ये जांच क्यों नहीं बताइए, कर पाई सरकार? पुलवामा की अब तक जांच क्यों नहीं की? दविंदर सिंह जो पकड़ा गया है, उसमें दविंदर सिंह को जेल से बाहर, दविंदर सिंह की जमानत क्यों हो गई? दविंदर सिंह की फाइलें क्यों रफा दफा करवा दी गई? तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना बड़ा जो कांड हुआ जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो इन जवानों की जांच क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार इस चीज़ से क्यों पीछे हट रही है? पुलवामा कांड हुआ या फिर इससे पहले भी जितने कांड हुए हैं और इन्होंने जो भी इस तरीके के काम किए हैं, तो उनकी स्वतंत्र एजेंसियां जांच क्यों नहीं कर रही हैं? तो ये सरकार की जो देश के प्रति प्रतिबद्धता है, उस पर कहीं ना कहीं शंका और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है इस समय। क्या सरकार जग्गा जासूस बनती जा रही है? सरकार जग्गा जासूस नहीं बन रही है। सरकार क्या है, अपने ही लोगों पे सरकार को भरोसा नहीं रह गया है। सरकार निगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। सरकार इस समय सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हिसाब से चल रही है। जो पूंजीपतियों के हक में काम करेगा, सरकार उसकी बात मानेगी। अगर पूंजीपति, जैसे किसान है इस समय, आम आदमी है, मजदूर है, इस चीज़ को समझिए आप, क्योंकि बहुत सारे जो PSUs हैं, PSUs को इन्होंने निजीकरण कर दिया है। बहुत सारे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का निजीकरण करने से कैसे फ़ायदा हुआ? पूंजीपतियों को फ़ायदा हो रहा है ना सीधे तौर पे। अब जो रिजर्वेशंस थे, रिजर्वेशन में देखने में आया है कई राज्यों में कि SC, ST और OBC की जो सीट्स थी, उन सीट्स पे भी इन्होंने जनरल के कैंडिडेट को फिट कराया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये नौकरियां भी कम करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे पूंजीपतियों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। नीट में भी अभी आपने एक मामला देखा है कि OBC आरक्षण पे मसला चल रहा है। 50,000 के लगभग जो सीटें हैं, वो भी ये लोग उसमें भी ये व्यापारीकरण लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मीडिया कंपनियों पर छापे पड़े हैं कल, कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? वो कार्रवाई सिर्फ मीडिया को धमकाने के लिए है। जो वहाँ पे ED, CBI के जो अधिकारी पहुँचे थे, उन अधिकारियों ने कोई पेपर नहीं मांगे। जो एडिटर चीफ थे, उनसे सिर्फ ये कहा है कि आप लोग जो खबरें चला रहे हैं, जो हेडलाइन चला रहे हैं, उन हेडलाइन को बदलिए, उन खबरों को बदलिए, और सरकार के खिलाफ जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं या जो प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं, उस प्रोपोगंडा को आप चेंज कीजिए। इन जो मीडिया हाउसेज हैं, दैनिक भास्कर, भारत समाचार और इसी तरीके के कई छोटे छोटे जो मीडिया हाउसेज हैं, इन सब के ऊपर सरकार दबाव बना रही है। और सरकार ये चाह रही है कि जो सच्चाई है वो आम जनता तक ना पहुंचे, क्योंकि मेन स्ट्रीम लाइन के जो कई मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक जागरण ने तो अभी एक हफ्ते पहले किसान विरोधी बयान दिया था कि किसान यूनियन चुनाव लड़ेगी, जिसपे सारी किसान यूनियन ने दैनिक जागरण का बहिष्कार किया, उसका पेपर जला के। तो इसी तरीके से आज तक हो, चाहे जो आपका जितने भी मीडिया चैनल है, ये जितने भी न्यूज चैनल है, ये सारे सरकार के इस समय पिट्ठू बने हुए हैं। सर, जो मोदी सरकार है वो पहले सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करती है कि हम जो है कोरोना से जितनी भी मौत हुई है या ना हुई है, हमको 4 लाख का मुआवजा नहीं देंगे परिजनों को। भाई देखिए, तो मना कर देते हैं, मोदी सरकार तो ये भी मानने को तब तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। राज्यसभा में जो परसों विधेयक रखा गया, तो उसमें यही रखा गया था कि कोरोना से और ऑक्सीजन की कमी से या किसी हॉस्पिटल की किसी नाकामी से कोई मौत नहीं हुई है। जबकि पिछले 2 साल में साफ तौर से ये देखने में आया है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, हर जगह सरकार की नाकामी की वजह से कोरोना फैला है और लाखों लोग मरे हैं। और इसमें से कई लाख लोग ऐसे हैं जिनका ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाए। वो विधायक जो है कोरोना से, कई विधायक कोरोना से मरे, और सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि उन्हें टाइम से ICU बेड नहीं मिले और ऑक्सीजन नहीं मिले। तो अब इनका सिस्टम ये है कि ये कुछ भी हो जाए, सच हो चाहे झूठ हो, ये सिर्फ अपनी ढपली बजाना चाह रहे हैं। इस समय अपना राग अलापना चाह रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी 6 राज्यों में, जो 6 महत्वपूर्ण राज्य हैं, इनमें चुनाव है और ये अपनी नाकामी को छुपाकर मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं। ठीक है, किसानों को बदनाम करना चाह रहे हैं, आम आदमी को बदनाम करना चाह रहे हैं, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस मौजूदा सरकार ने पिछले 6 साल में, 7 साल में आम आदमी के लिए क्या काम किए? रोजगार के मुद्दे में ये फेल रहे, ठीक है साहब, महिला सुरक्षा के नाम में ये फेल रहे, महंगाई आप देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं, उसमें भी सरकार स्पष्टीकरण देने में पूरी तरीके से विफल रही है। तो सारे मुद्दों पर जब ये सरकार घिर गई है, तो ये मुद्दों
मुद्दों से भटकाने के लिए, मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो अभी भी सरकार की सच्चाई दिखा रहे हैं, तो इन मीडिया हाउसेज के ये गले दबाना चाह रहे हैं। सर, सरकार ने विदेश से भी ऑक्सीजन मंगाए थे, बड़े बड़े टैंकर आए थे ऑक्सीजन के। एक तरफ सरकार विदेश से ऑक्सीजन मंगाती है, दूसरी तरफ कहती है कि ऑक्सीजन कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है हमारे देश में। देखिए, इसमें ऐसा है, आप बीजेपी की और इस समय मौजूदा सरकार की इसकी प्रतिबद्धता पे मुझे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा है कि सरकार की कथनी कुछ और रहती है, करनी कुछ और रहती है। पिछले 7 साल से आप देख लो, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के दौरान क्या कह रहे थे कि ये व्यवस्था बन जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। आया नहीं आया? 99.6% ब्लैक मनी रिकवर हो गया। इसका मतलब कि काला धन था ही नहीं देश में। उसके बाद जीएसटी लगाया, जीएसटी लगाने से क्या हुआ? 11,000 कंपनियां बंद हो गई। उसके लिए इन्होंने कोई योजना बनाई? नहीं बनाई। उसके बाद सीए एनआरसी लगाया असम में। सीए एनआरसी केवल असम में 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उसमें 14 लाख जो हिंदू थे वो बेघर हो गए। उनका कोई रिकॉर्ड आया? नहीं आया। अब किसान आंदोलन को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब बिजली का भी आप देख लो मुद्दा, चाहे किसानों की एमएसपी का मुद्दा देख लो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी मिल रही है, लेकिन यूपी में कितने लोगों को एमएसपी मिली है? सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिली है। जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दिल्ली में बड़ा प्रचार किया है, होर्डिंग लगाए कि हमने जो है यूपी को स्मार्ट प्रदेश बना दिया। योगी सरकार दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों में ही प्रचार कर सकती है, यूपी में प्रचार नहीं कर सकती, क्योंकि यूपी की जनता ये इनसे सवाल कर रही है। और योगी जी ने तो 3 दिन पहले ट्विटर पे साफ तौर से ये बोला है कि आप सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो अपने घर पे आप बुलडोजर और चलवाने के लिए तैयार रहें। लेकिन इससे क्या लग रहा है आपको कि आवाज़ दब जाएगी? भाई, कोई गरीब आदमी है, उसकी आवाज़ आप कैसे दबा लोगे? किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आप उसके घर पे चाहे बुलडोजर चलवा लो, चाहे उसको गोली मरवा दो। यहाँ पे गोली खाने वालों की कमी नहीं है और इनके खिलाफ लड़ने वालों की कमी नहीं है। ये सिर्फ गीदड़ धमकियाँ दे रहे हैं। सरकार इस समय बैकफुट पे है ज़बरदस्त तरीके से। इनके खुद के जो विधायक हैं, खुद के जो मंत्री हैं, वो सरकार के जो कार्यशैली है उससे नाखुश हैं। इस समय सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। इनमें आपस में, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, इनमें आपस में खुद मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। कोई किसी दिशा में जा रहा है, कोई किसी दिशा में जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर योगी जी ने यूपी में कोई काम किया है तो उसका दिल्ली में प्रचार करने का क्या मतलब बनता है? क्या दिल्ली का आदमी यूपी में वोट देगा आके? भाई, यूपी का आदमी तो यूपी में वोट देगा, तो यूपी में आप जनता का सामना कीजिए ना, जनता के सवालों का जवाब दीजिए, प्रेस का जवाब दीजिए। प्रेस में ये कभी प्रेस में जो निर्भीक पत्रकार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ये घबरा जाते हैं। तो सरकार इस समय पूरी तरीके से विफल है और 2022 में बिल्कुल 100% सत्ता में परिवर्तन होना तय है।